All right, everybody, thank you again joining us on this journey of addressing the challenges in real estate. आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेड वॉर्स का सिलसिला चला हुआ है पिछले 1 महीने से, उससे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। ऑफ कोर्स कोई भी मार्केट उससे बची भी नहीं है। तो हमने पिछली 2 एपिसोड्स में दुबई के हवाले से कवर किया था कि दुबई की मार्केट पे, रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पॉसिबल है। जीसीसी ओवरऑल उस पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। और आज हम बात करेंगे कि जो ओमान की रियल एस्टेट मार्केट है, जो अभी रिसेंटली काफ़ी हॉट रही है, काफ़ी उसने अट्रैक्ट किया कैपिटल फॉरेन इन्वेस्टर से। तो उसके ऊपर क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है इन ट्रेड वॉर्स का? ओमान की क्या ट्रेड है यूएसए के साथ? उनकी जो ट्रेड रिलेशंस हैं, उस पर हम थोड़ा-सा बात करेंगे और ताकि हम आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें इन्वेस्टर्स के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं ओमान की रियल एस्टेट में। तो इसी हवाले से आज हम चलते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। तो बड़ी हलचल मची हुई है इस वक़्त हर तरफ मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मार्केट में और इवन जो डिप्लोमेट लेवल के ऊपर भी। तो ओमान में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपने काफ़ी रिसर्च की ओमान के ऊपर, ना सिर्फ रियल एस्टेट के हवाले से बल्कि जो एक ट्रेड बैलेंस है उनका, या इम्बैलेंस है जो भी हम कह सकते हैं यूएस के साथ। तो क्या आपकी जो ओवरऑल आउटलुक है, इम्पैक्ट के हवाले से, पोटेंशियल इम्पैक्ट के हवाले से थोड़ा-सा हमें बताइए? यार एक तो यासीन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि वो लोग अब मुझसे कहते हैं यार मौसम में रिस्क की बड़ी बातें शुरू कर दी हैं। रिस्क है, रिस्क है, डरा रिस्क रहे है, हैं मौसम रिस्क भाई। है। डरा रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ यार कि बात दरअसल ये है कि पिक्चर जो है ना वो बैलेंस होनी चाहिए, है ना। हर चीज अच्छी भी नहीं, पूरी अच्छी भी नहीं हो सकती और हर चीज पूरी खराब भी नहीं हो सकती, है ना। चीजें जो होती हैं वो इंसानों की तरह की होती हैं। तो जब आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि जी अब ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। लेकिन जब आप रिस्क की बात करते हैं तो फिर आपको इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बात नहीं करनी चाहिए। और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, सीजन इन्वेस्टर्स हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क की बात करते हैं। एटलीस्ट मेरा एक्सपोजर जिन जिन इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है, जिन जिन से मैंने बात की, उन्होंने सबसे पहले मुझे रिस्क की ही बात की। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो कि ग्रोथ क्या है, कुछ है, ये मुझे ये बताओ रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। रिस्क पे बिल्कुल। डिस्कशंस करते हैं, रिस्क पे। तो इसलिए आप जो लोग देख रहे हैं वो भी नोट कर रहे होंगे कि हम लोगों ने ये रिस्क के ऊपर ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी हैं और ज्यादा इसकी रिसर्च कर रहे हैं। यासीन का भी माशाल्लाह बड़ी डेप्थ एंड नॉलेज है इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज ये इम्पार्ट करते हैं और बहुत सारी लोगों को बुलाते हैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी इंटेलिजेंस जमा की जाए और फिर थोड़ा सा रिस्क पे ज्यादा बात की जाए, जो कि सबसे मुश्किल टॉपिक है। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, एक लेकिन बहुत रिस्क मशहूर एक बहुत कम मिलेगा। कोट है कि जो अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो रिस्क मैनेज करने में एक्सपर्ट हो। बस यानी कि ऐसे ही है, आप देखते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड कि ऐसे ही है। एक एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ रिवॉर्ड की तरफ देख रहा होता है। अच्छा, मेरा रिवॉर्ड कितना है, कितना रिटर्न है मेरा, 5% है, 10% है, 15% है। लेकिन जो एक सीजन इन्वेस्टर होता है ना, वो देखता है कि रिस्क क्या है। रिस्क अगर ज़्यादा है तो भले ही रिवॉर्ड जितना भी हो मैंने नहीं जाना, तो मैंने ऐसे ही रिस्क को मैनेज करना है। है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसमें वो जो बात थी ना कि इमोशंस के अगेंस्ट जाना है, यानी अपॉर्चुनिटी की बात है तो दिल चाहेगा ओहो हुँ, जबरदस्त, ये करना चाहिए, कितनी अच्छी बात है, और मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे और मैं कितना अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन आपने इमोशंस के अगेंस्ट जाना है और उसको स्टडी करना है कि जी मैं जरा रिस्क देखूं पहले, और वो हुँ, देखूं कि मैं मैनेज कर सकता हूँ रिस्क को। ये नहीं, बात ये नहीं कि रिस्क शो स्टॉपर हो सकता है कोई मिले भी ऐसा रिस्क जो शो हाँ, स्टॉपर हो, लेकिन बहुत सारे रिस्क जो होते हैं वो उसे मैनेज करने के बाद होते हैं। अब जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जब यहाँ गाइड करता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि यार पहले हम एसपीए देख लेते हैं। एसपीए क्या? सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट। क्योंकि जनरली जो डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो कहते हैं जी थोड़े से पैसे आप हमें दे दीजिए, रिजर्वेशन फॉर्म भेज देंगे और फिर आप हमें 20% पे कर दीजिए, 10% पे कर दीजिए, उसके बाद सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट आएगा। तो वहां पे मैं उन लोगों से कहता हूँ कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आती बात। आपने अगर पैसे उनको दे दिए और उसके बाद सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट आया, तो आप सोचिए आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा उसको रिव्यू करते हुए। क्योंकि हाँ, अगर उसकी कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आती, कोई भी बात, अब आप क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। आप तो पैसे दे चुके हैं। हुँ, वो तो आराम से कहते कि भाई यही है, देख लो उसको। हाँ, तो अगर आपको इसको मैनेज करना है तो आप यही करेंगे कि भाई जो भी बातचीत हो, उससे सबसे पहले जिस तरह आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो सब में एसपीए भी एक ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है कि यार ये सब चीजें अच्छी हैं, अच्छी हैं, अच्छी हैं, अच्छी देख ली सारा। आए रिस्क एनालिसिस करते हैं, एसपी भी रिव्यू कर लेते हैं। अब एसपीओ को जब देखेंगे ना आप उस वक्त, तो आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होगा हुँ, और उसको आप प्योरली एक नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे और आप कहेंगे यार ये एसपी मुझे समझ आ रहा है, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एसपीए को आप
पेमेंट करने के बाद देखेंगे तो आप कहेंगे भाई पसंद मुझे आए ना आए, ये तो मेरे मैंने पास कहा। चॉइस क्या है हाँ, इसकी। तो ये छोटी सी एग्जांपल मैंने उसकी दी है, क्योंकि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो ये चीज निकल कर आती है कि जी वो एसपीए अच्छा नहीं कब साइन करेंगे, तो ये वाला एलिमेंट है। तो आई थिंक ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है रिस्क का, और बड़ा कम डिस्कस हुआ है ये इंटरनेट के ऊपर भी, और मेरे ख्याल से हम इस पे और भी ज्यादा आने वाले वक्त में सेशंस करेंगे, इन टॉपिक्स को और एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं आपके पास हर तरह की नॉलेज हो, अच्छी बुरी, ताकि बिल्कुल। आप कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करें और समझते बूझते हुए इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसके कि जी अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अरे हम्म। ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया। तो वो अरे से बचने के लिए बेहतर है कि जितना ज्यादा हम एजुकेट हों यहाँ पे इतना बेहतर है। अब आ जाते हैं ओमान के ऊपर। ओमान इज अ, जैसे कि आपको पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्री है, और अब जैसे ये ट्रेड वॉर हो रही है, तो ट्रेड वॉर का नहीं हो सकता कि इम्पैक्ट जो है वो इवन ओमान जैसे कंट्रीज पे भी ना पड़े, हो ही नहीं सकता। चाहे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है वो हम देखते हैं अपनी स्लाइड्स पे कि वो कितना डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट है, लेकिन डेफिनेटली दुनिया के सारे मुल्कों के ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो ओमान के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बिल्कुल। ताकि फिर आप आराम से ये जो बैकग्राउंड में आपने पिक्चर लगाई हुई है, जी ये जी कोई ऑफिशियल यूएस एम्बेसी है वहाँ पे ओमान में? ये मेरा क्या कहते हैं वो कैनवा की स्किल है, अच्छा, जिसमें मैंने आर्टिस्टिक स्किल आपकी है। आर्टिस्टिक स्किल है, जिसमें मैंने खुद जो है वो झंडा उठा के जो है ना वो वहां लगा अच्छा, दिया है, अच्छा। ताकि मुझे वो लगा शायद बाकी में एम्बेसी है ओमान की। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, फॉर्मेट हमने वैसे ही रखा हुआ है जैसे लास्ट हमारा फॉर्मेट था, हम्म। उसी सेम फॉर्मेट को हमने फॉलो किया है। मुझे बताइएगा यासीन, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। अच्छा ठीक है। चलिए खैर, आपने इमेजिनरी अमेरिका की एम्बेसी ओमान में तो देख ली। वैसे ठीक है अगर ये बिल्डिंग है कौन सी, थोड़ा बताओ क्या उस बारे में? यार, ये नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा, ये कोई वहाँ की मस्कत के अंदर कोई कोई जगह है राइट। स्पेसिफिकली वहाँ कोई मुझे बिल्डिंग बहुत ही पुराने जमाने का किला लग रहा है ये। वहाँ पे हिस्ट्री बहुत है ओमान के हम्म। अंदर इस तरह की। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट ऑफ होते हैं ओमान और अमेरिका के ट्रेड के साथ। ठीक है, तो ये चार्ट है बेसिकली, जिसमें बायलैटरल जो ट्रेड है वो कोई 2.7 बिलियन से 3.27 बिलियन तक का जो है टोटल ट्रेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा आपको, राइट? ऐसे ही है, हम्म। ये 1.42 है, ये बिटवीन 1.3 टू 1.8 है। तो ओमान का यूएस के साथ जो है वो इतना ज्यादा जो है वो जो ट्रेड डेफिसिट नहीं है। डेफिसिट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बात है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ओमान का अमेरिका के साथ 2009 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसका मतलब है कि नो टैरिफ। इसका मतलब है नो टैरिफ, लेकिन हम्म। जब इन्होंने ये लगाए टैरिफ, तो इन्होंने हम्म। पता नहीं या तो स्पेसिफिक कंट्रीज को एनालाइज नहीं किया, या अगर किया तो प्रोबेबली शायद वो इग्नोर कर गए हम्म। ओमान को, लेकिन उन्होंने ओमान के ऊपर भी 10% लगा दिए जीसीसी के ऊपर। सो हाँ, वो सबका है, लेकिन इनका ट्रेड एग्रीमेंट 2009 से बना हुआ है, तो जो वो तो उन्होंने राइट। ये किया है ना, क्योंकि यूएस का कनाडा और मेक्सिको के साथ भी एक स्पेशल एग्रीमेंट है, अच्छा जिसको कहते हैं यूएसएमसीए। अच्छा और उसमें उन्होंने सेट गाइडलाइंस बताई हुई है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट बेचनी है, उस पर इतना टैरिफ है, उसमें उसकी इतनी क्वांटिटी आपने बेचनी है, आप अनलिमिटेड नहीं बेच सकते। ठीक है। तो उस एग्रीमेंट को भी उसने जो है ना कंसीडर नहीं किया जब उसने टैरिफ लगाया ना, ब्लैंकेट। बस ये ओमान के साथ भी ये किया हाँ। इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, इन्होंने वो फ्लैट आउट। और यही तो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने डिफरेंशिएशन ही नहीं की ना, क्योंकि हम्म। रिलेशनशिप तो कस्टमाइज होती है ना। भाई जो मामू हैं वो चाचा तो नहीं हो सकते, और जो चाचा हैं वो खाला नहीं हो सकती, जो खाला है वो फुप्पो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। ये इन्होंने यही किया है, इन्होंने कहा नहीं सब मेरे रिश्तेदार हैं और सब एक जैसे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया। तो जो एक्सपोर्ट करता है ओमान यूएस को, पेट्रोकेमिकल ऑब्वियसली तेल करता है, मेटल, प्लास्टिक, ज्वेलरी। और जो यूएस की एक्सपोर्ट्स हैं वो वही गाड़ियां एक तो हैं, ऑब्वियसली मशीनरी है, पेट्रोलियम कोक आती है वहां से, प्रेशियस मेटल्स हैं, एडवांस इक्विपमेंट है। यानी बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल जाता है ओमान से, और बहुत ज्यादा फिनिश चीजें आती हैं इनके पास। इस तरह का इनका सिलसिला है, और समहाउ बैलेंस्ड है। यानी अमेरिका को ओमान से कोई इतनी ज्यादा शिकायत नहीं है कि हमारे साथ तुमने ज्यादती वैती की हुई है। और क्योंकि ऑलरेडी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था शामिल, तो आई थिंक जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ओमान को, लेके बैठेंगे, तो वो फिर ये देख लेंगे कि भाई अच्छा हमारा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो हम्म। कि अच्छी चीज है ओमान के लिए।
अच्छा, अब इस दफा जो है हम जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो अराउंड 14 एंगल्स के थ्रू देख रहे हैं। एक तो नंबर वन कॉमन है कि वो जी ओमानी जो करेंसी है वो पैग हुई है यूएस के साथ, तो अगर यूएस नीचे जा रहा है तो इट मींस कि ओमानी करेंसी भी नीचे जा रही है, जिसका मतलब ये है कि आप जब खरीदेंगे अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ओमान में तो आपको सस्ती मिलेगी। हम्म। तो ये एक अच्छा पॉइंट है और अभी रियल एस्टेट यूएस डॉलर इन्वेस्टर्स थोड़ा के सा लिए। नीचे हुआ है जी जी पिछले जी एक महीने के अंदर। हाँ। जी जी होगा, आपको पता है ट्रेजरी बॉन्ड पे भी तो काफी मुसीबत आई भी है ना, हम्म। तो आई थिंक प्रॉब्ली वो वाला सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे ये कि अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि जीसीसी में भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, और जब वो होंगे तो जो अगर कोई मॉर्गेज लेना चाहता है, कोई लोन लेना चाहता है तो फिर उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट इनके बढ़े तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। तो इस तरह से यूएस डॉलर कनेक्टेड है हम्म। ओएमआर के साथ। अच्छा, जिन बस लोगों को एक चीज मैं इसमें जी ऐड कर दूं, इस वक्त जरूर। जो हालात है उसमें इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांस तो कम है, अच्छा, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अभी लास्ट अपनी स्पीच में उन्होंने यही कहा था कि हम उसको इक्वल मतलब सेम रख रहे हैं, हम ना चेंज ना कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन कि एक मई मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक ऑफ मई उनकी मीटिंग है, उसमें उन्होंने डिसाइड करना है कि अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। लेकिन जो राइट। ट्रम्प का प्रेशर है फेडरल रिजर्व पे वो यही है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट करो। बट हाँ, तो अच्छा, बढ़ने के चांस कम है। बढ़ने के चांसेस कम है और कम हाँ। होने के चांसेस ज्यादा हैं, हाँ, या स्टेबल रहने की, या वही रहने के बिल्कुल। चांसेस जो है वो। ओके ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप लोग जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं उनको आपको जरा ध्यान देना है कि यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है, उसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अगला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये वर्ड बहुत सारे मुल्कों में जैसे यूज होता है वैसे ओमान में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ओमान की जो स्टेबिलिटी है ना वो बड़ी यूनिक सी है। एक तो ये कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी जब रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनविटेशन भेजा था ना इस्लाम का अरब रियासतों को, तो दो रियासतें ऑलरेडी कायम थी वहां पे उस जमाने में, एक थी यमन की रियासत और दूसरी ओमान की रियासत थी। तो ओमान इतना पुराना है, और हम्म। इतना पुराना होने का मतलब ये कि ये रियासत थी इनकी। हाँ, ओके, इनको पता है कि लोगों को कैसे रखना है, चलना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है। फिर इन पे रूल्स हुए हुए हैं पोर्चुगीज के, ब्रिटिश रूल हुआ हुआ है, तो उनको भी ये हैंडल हैंडल कर चुके हैं। फिर एक जमाने में इनकी एक्सपेडिशन की वजह से ये गवादर ओन करते थे, फिर ये बंदर अब्बास ओन करते थे, कतर ओन करते थे, फिर ये नीचे मोजम्बिक तक चीजों को ओन करते थे। तो इतनी बड़ी क्योंकि इनकी एम्पायर थी, तो इनको मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना और उनके साथ रहना आता है। तो वो इनकी जो एजिलिटी है ना इनकी नेचर के अंदर, वो इनको बहुत हेल्प करती है। तो स्टेबिलिटी वाकई रियल मायनों में ओमान में मौजूद है। इवन जो हम्म। करंट बादशाह हैं ये 9th जनरेशन है, और पिछले कोई 240 टू 240 ईयर्स से सिंगल फैमिली रूल कर रही है। तो ये है स्टेबिलिटी हम्म। इस कंट्री की। और साथ में फिर आप ओवरऑल अगर ओमान को देखेंगे ना तो आपने कहीं कोई पीक्स वीक्स नहीं देखेंगे कि ऊपर चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, गिर गई गिर गई गिर गई, ऐसा सिलसिला ओमान के अंदर नहीं है। और उसमें एक चीज ये भी जाती है कि ऑब्वियसली वो वैसे ही बड़े हम्बल लोग हैं और दे टेक लॉट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन। अच्छा, अब स्टेबिलिटी का जो ऑब्वियसली एक एलिमेंट है वो ये कि अब क्योंकि ट्रांजिशन हो रही है विजन 2040 के अंदर, तो वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन है इनकी। वो कंट्री जो है वो ऑयल जो रेवेन्यू था उनका उससे वो हटना चाहते हैं, और अब वो एक नॉन ऑयल रेवेन्यू मल्टीपल स्ट्रीम्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो इसका बड़ा चेंज आ रहा है वो बिकॉज ऑफ ओवरऑल टैरिफ चेंज, उसकी वजह से चीजें थोड़ी स्लो डाउन ना हो जाए, क्योंकि ये छोटा रिफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, हम्म। क्योंकि वो बड़े चेंज से गुजर रहे हैं ओमानीज। तो ये स्टेबिलिटी इस तरह से कनेक्टेड है इनकी विजन 2040 के साथ। अच्छा, अब आ जाते हैं टैक्स फ्री। टैक्स फ्री ओवरऑल ऑब्वियसली जीसीसी में है, दुबई का तो हम डिस्कशन करते ही रहे। ओमान में भी जो टैक्स फ्री एलिमेंट है वो बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। कोई पर्सनल टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, लेकिन सर्टेन टैक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल रेंटल पे टैक्स है वहां पे 3% पे, और वहां पे फिर जो कॉर्पोरेट है वर्ल्ड उसको कोई 15% पे करना है। $260 $260,000 से ऊपर की अगर आपकी इनकम ग्रॉस इनकम है तो आपको 15% पे करना होगा मस्कत के अंदर। लेकिन जो फ्री जोन्स आपने बनाए हुए उन फ्री जोन्स के अंदर 30 ईयर्स तक कोई टैक्स पे नहीं करना। इवन फ्री जोन्स के अंदर वैट भी नहीं है ओमान में, जबकि मस्कत के अंदर या सुहार के अंदर या सलाला के अंदर आपको वैट पे करना पड़ेगा। मैं हम्म। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ।
लेकिन वहां पे दुकुम ये हो गया या सोहार फ्री जोन हो गया या फिर सलाला फ्री जोन हो गया, जो फ्री जोन इन्होंने बनाए हुए उनमें वो भी चीज नहीं है। तो फ्री जोन में जो रेंटल इनकम टैक्स है वो भी नहीं है, क्या वो बोला आपने? है वहां पे अभी 3% है अभी वहां पे। राइट। लेकिन ये कि जैसा दुकुम है, दुकुम में जो अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, लैंड ट्रांसफर फी हाँ, है ना, स्टैंप ड्यूटी या लैंड स्टैम्प ट्रांसफर ड्यूटी फी। कहते हैं यूके में इसको, हाँ। हाँ, तो मस्कत में वो है 3%। दुबई में आप 4% पे करते हैं डीएलडी, डीएलडी। राइट। दुकुम में है वो 0.5%। ठीक है, राइट। और इसको मैंने 3% से 0.5% तक होते देखा है खुद। विच मीन्स के वो इसको क्योंकि अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो वो उसकी चीजें कम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आने वाले कुछ पीरियड के अंदर हो सकता है कि वहां का रेंटल टैक्स भी कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको उसको अट्रैक्टिव बनाना है। अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स जो है ना अच्छा, वो, एक एक जी। क्वेश्चन मुझसे ये करना था कि जो रेंटल इनकम टैक्स है हम्म 3%, वो किस तरह से पे ऑफ होता है? यानी कि वो गवर्नमेंट जो है वो एडवांस, क्योंकि अगर इन्वेस्टर वहाँ रह नहीं रहा हम्म तो वो किस तरह से टैक्स अपना फाइल करेगा या पे करेगा? राइट, जब आप कोई टेनेंट फाइनल करेंगे हुँ। और उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट साइन होगा, जो एग्रीमेंट साइन होगा वो बेसिकली गवर्नमेंट का एग्रीमेंट साइन होगा, और वो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा म्यूनिसिपालिटी के अंदर। राइट। और जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे म्यूनिसिपालिटी को, तो वो कहेगी कि भाई इनका कितना रेंटल है, कहेंगे जितना रेंटल है, कहेंगे उसका 3% टैक्स हमें दे दीजिए, तो हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये ग्रॉस पे है टैक्स, तो ये आपको एडवांस पे नेट करना पे नहीं है। पड़ेगा। एडवांस पे करना पड़ेगा, राइट, तीन ओके। परसेंट 3% पे करना पड़ेगा। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ओमान पहला कंट्री है जीसीसी का जो कि बात जिसने स्टार्ट की थी, आई थिंक 2 साल पहले बात स्टार्ट की थी कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 2026 जो है ये फिर आ जाएगा। अच्छा, इसका जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड इस तरह का है कि $130,000 पर ईयर की अगर आपकी इनकम है तो वो टैक्स फ्री है, $130,000 की, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम $130,000 से ऊपर है तो हुँ। उसके ऊपर फिर आपको 5% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी है 140, तो आपने 130,000 पे किया और फिर जो 10,000 एक्स्ट्रा आपने को मिले उस पे भी 5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का सिलसिला है, जो कि ये भी बातचीत हो रही है कि हो सकता है इस तरह का टैक्स जो है ना फिर दूसरे जीसीसी कंट्रीज भी लगाएं। और हुँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। टैक्स आना है क्योंकि ऑयल जा रहा है। अच्छा जी, रेंटल यील्ड्स मैंने मेंशन की, ये रेंटल यील्ड्स मस्कत की हैं और ये वो यील्ड्स हैं जो इस वक्त की हैं। यानी इस वक्त मस्कत में अगर आप 1 बेड आपको चाहिए ना तो 5% नेट रेंटल पे मिल जाएगा इस वक्त, मतलब मेरे पास ऑप्शंस आए हुए हैं इस वक्त जो उस वक्त रेंट पे चढ़ी हुई है वो प्रॉपर्टीज, और वो हुँ। 5% नेट मांग रहे हैं। तो आराम से, और कोई कमर्शियल आपको कोई मिल गई, शॉप मिल गई, ऑफिस वगैरह मिल गया, तो ये मैंने कंजर्वेटिव फिगर लगाए हुए हैं, तो ये 7% 8% तक आपको इस वक्त मस्कत में भी मिल सकता है। और अगर दुकुम की तरफ जाते हैं तो वहाँ रेंटल यील्ड्स अभी कम है और वो थोड़ी सी वो भी है, क्या कहते हैं, थोड़ी सीजनल भी है, सीजनल सेंस में कि काम क्या हो रहा है वहां पे। हुँ। अगर काम बहुत सारा हो रहा है तो रेंटल यील्ड बड़ी अच्छी होगी, लेकिन अगर काम कम हो रहा है तो हो सकता है कि रेंटल यील्ड बिल्कुल नीचे आ जाए। तो ये और जो 3 टू 6% आपने दुकुम का बताया, जी, ये रेज़िडेंशियल है या कमर्शियल है? यार ये मैंने दोनों को मिक्स किया हुआ है। अच्छा। हाँ, पिछला समझे 5% रेजिडेंशियल मस्कत, हुँ। 7% मिनिमम कमर्शियल। इसी राइट। तरह से 3% जो है वो रेजिडेंशियल इस वक्त, और अगर जाते हैं कमर्शियल में तो 6% तक, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन कौन से क्या क्या टाइमिंग्स चल रहे हैं उस वक्त के। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ऑब्वियसली अगर ये इम्पैक्ट आता है और सप्लाई चेन का फर्क, जब सप्लाई चेन पे ग्लोबल इम्पैक्ट आता है और अगर डिमांड कम होती है तो फिर इन पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन रेंटल इस तरह की हैं कि आप कंसिडर कर सकें इसको। राइट। आगे हाँ, चलते हैं। नॉर्मली 5% तो आपको मिल ही जाती है। जनरली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इतना तो आपको रेंट मिल ही जाता है। और ये अच्छी अच्छी है ना, ये हुँ। दिस इज गुड, राइट। 5% का मतलब ये हुआ कि अगर 5% कैपिटल गेन हो रहा है आपको, हाँ। है ना, तो 10% हो गई। 10% की ग्रोथ है, मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी आपको 10 साल में ब्रेक इवन कर देगी, आपकी आपकी प्रॉपर्टी। और क्या चाहिए आपको, हुँ। विच इज गुड। 10 साल के अंदर वो पे बैक कर रही है। तो बस ये कि वो प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए और वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि अगर हालात खराब भी हों तो उसके रेंट पे ना जाने के चांसेस कम हो। हुँ। ये सारे सारे फैक्टर हों। अच्छा, अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। अच्छा, ओमान का एडवांटेज एज अ रीजन ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई उनसे सस्ती
यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ लैंड मिल जाएगी आपको, लेबर थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर अट्रैक्टिव हैं। तो अगर कोई बाहर की कंपनीज मूव करना चाहती हैं इस रीजन के अंदर, तो वो ओमान इज अ इंटरेस्टिंग ऑप्शन उनके लिए, एक लुक्रेटिव ऑप्शन। क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ जो है ना कंस्ट्रक्शन कम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। और एक और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी लोकेशन का है, क्योंकि ये है अरेबियन सी के ऊपर। बाकी जगहें जो हैं वो पर्शियन गल्फ में खुलती हैं, यानी सऊदी अरेबिया का जो एक्सेस है समंदर का, वो या तो रेड सी पर है या फिर पर्शियन गल्फ में है। यूएई का एक्सेस जो है वो पर्शियन गल्फ का है। ओमान का एक्सेस जो है वो ओपन वाटर्स हैं अरेबियन सी के। तो लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान की जो लोकेशन है वो इट्स फार बेटर ऑब्वियसली एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द जीसीसी कंट्रीज। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि जब आप चीजों को मंगाएं, जैसे फर्स्ट करें अमेरिका ने टैक्सेस लगा दिए हैं, तो चाइना जो है वो अब चीजें जो भेजेगा, और अगर वहां पे लेट्स से कॉस्ट ऑफ कहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो जाती है, तो वो महंगी चीजें फिर ओमान आएंगी। ओके, हो सकता है कि वहां अगर नहीं होती, जो प्राइसेस इंक्रीज नहीं होती, तो हो सकता है सस्ती चीजें आए ओमान के पास, क्योंकि पहले वो चीजें थी अमेरिका जाती थी, अब अमेरिका कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, या टैक्सेस लगा दिए उसने, तो हो सकता है यहाँ पे चीजें सस्ती सस्ती हैं। अभी हमें देखना है कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी भी आई थिंक थोड़ा ब्लैक बॉक्स है कि इतने सारी चीजें टैरिफ की वजह से अप इन द एयर हैं कि किस तरह से ये शिप अप करती। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाला जो एंगल है वो ओमान को इम्पैक्ट कर सकता है। आगे आ जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो इनके न्यू ओनरशिप लॉज वगैरह हैं, खासकर ये जो लाइफ टाइम रेजिडेंसी स्टार्ट की हुई है जिसकी कोई बॉटम लिमिट नहीं है, एज लॉन्ग एज वो एक आईटीसी जोन में हो या फ्री जोन के अंदर हो, तो ये और वायबल ऑप्शन है एज कंपेयर टू यूएई के, क्योंकि उनका जो थ्रेशोल्ड है मिनिमम 7.5 लाख दरम का थ्रेशोल्ड है। इनका थ्रेशोल्ड जो है वो कोई मतलब 67,000, 70,000, 80,000 में डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। या अगर हम उसकी बात करें, क्या कहते हैं, दरहम्स की बात करें, तो 2.5 लाख दरम, 2.25 लाख दरम, 3.5 लाख दरम, इसके अंदर आपको जो है वो एक अट्रैक्टिव सी इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर बहुत बहुत जबरदस्त है। वैसे मैं दुबई से कंपेयर कर लूँ तो तकरीबन कोई 40 to 50% डिफरेंस है प्राइसेस का। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी दुबई में किसी डेवलपर के साथ, उसने स्टूडियोज लॉन्च किए हैं, राइट, और कोई बहुत ही फैंसी स्टूडियो नहीं लॉन्च किए, बहुत ही नॉमिनल से स्टूडियोज हैं, नॉमिनल सी जगह है वो, कोई बहुत ही फैंसी जगह नहीं है। 9 लाख दरम का स्टूडियो है, 400-450 स्क्वायर फीट का। मुझे बताइए आप, काफी महंगा है। शदीद महंगा है, राइट। और वो क्यों महंगा है इस वजह से, क्योंकि जी वो तो मार्केट इस वक्त चढ़ी हुई है। चढ़ाई में तो मैं जितना महंगा करूंगा इतना ही आप कहेंगे अरे यार और महंगा ना हो जाए मैं खरीद लूं, राइट। यहां पर ये है कि आपको जो 2 बेड है वो कोई 8,20,000 दरम का मिल जाएगा, और साइज उसका होगा कोई 1200 स्क्वायर फीट का। अच्छा, जो आप लाइफ टाइम रेजिडेंसी का आप बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में रिन्यूएबल होती है ना 2 इयर्स के लिए? जी जी, ऐसे ही है। एज लॉन्ग एज यू कीप द प्रॉपर्टी, ये रिन्यू होती रहेगी ऑटोमेटिकली, एज लॉन्ग एज यू कीप द प्रॉपर्टी। और आप इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी वो आप अगर विल लिख देंगे अपनी, तो आपके बच्चों के पास भी चली जाएगी, तो वो जो रेजिडेंसी है वो ट्रांसफर हो जाएगी आपके बच्चों को। तो आप ये समझिए कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो दैट प्रॉपर्टी इज बिकमिंग ए स्पॉन्सर फॉर यू इन दैट कंट्री। तो ये लाइफ उस टाइम वक्त नहीं हो जाता जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उस वक्त आपको पूरी फैमिली को वीज़ा नहीं मिलता है? दोबारा कीजिएगा सवाल ये। अगर जैसे आप जिस टाइम आप बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी क्लोज हो गई, आपके पास टाइटल डीड आ गई, तो जब आप रेजिडेंसी वीज़ा फाइल करते हैं, तो वो खाली ओनर को मिलता है या पूरी फैमिली को मिलता है? पूरी फैमिली को मिलता है, और आपके पेरेंट्स को भी मिलता है। अच्छा, तो वही मैं पूछना चाहता कि ये तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ही आपको वीज़ा ट्रांसफर हो जाता है ना सबके लिए? ये तो हो सबके लिए तो हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि खुदा ना खासा किसी की डेथ हो गई, राइट, इन्वेस्टर की डेथ हो गई, राइट। अब डेथ के बाद वो किसी को तो जाएगी, बेगम को जाएगी या बच्चों को जाएगी, है ना। तो आपने जो विल लिखी हुई होगी ना, उस विल में या तो या फैमिली होगी जो भी, तो उस विल में जो जिसके नाम पे भी प्रॉपर्टी होगी उसको फिर वीजा लग जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, वो फिर मेन स्पॉन्सर हो जाएगा, राइट राइट। यानी जो जैसे फर्ज करें आप और बेगम खरीदते हैं मिलके, आप दोनों को ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो अगर आपने विल लिखी हुई है कि जी मेरा पोर्शन
मेरे मरने के बाद मेरी बेगम को दे दें, तो आपकी बेगम सोल ओनर हो जाएंगी उस प्रॉपर्टी की उसके बाद। लेकिन आप कहते हैं जी मैं मरने के बाद अपना पोर्शन अपनी बेटी को देना चाहता हूँ या बेटे को देना चाहता हूँ, तो अब बेटा जो है वो को ओनर हो जाएगा आपकी बेगम के साथ उस प्रॉपर्टी का, उसका भी ओनरशिप का फिर वीजा लगेगा। अभी तो डिपेंडेंट वीजे हैं सारे, अभी डिपेंडेंट, ठीक है, सही है। अभी तो क्योंकि वो ओनर नहीं है ना, वो तो डिपेंडेंट है वो। फैमिली वीजा है, वो राइट। ओनरशिप वीजा नहीं है, उसमें मेंशन होता है कि कौन सा वीजा लगा हुआ है, टाइप ऑफ वीजा, इसलिए। और दूसरी ये कि इसका जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ओमान का, वो ये कि इस मार्केट को कोई जानता नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस मार्केट, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना लो प्रोफाइल रखा था पिछले 50 सालों के अंदर, क्योंकि इनकी नेचर भी ऐसी है और इन्होंने उसको यूज किया था अपने लो प्रोफाइल होने को अपनी मसलों को सॉल्व करने के लिए दूसरे कंट्रीज के साथ, कि ये लोग जानते ही नहीं है। अभी भी लोगों से बात की जाए तो अमान के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। अमान इज जॉर्डन, वो तो इसराइल के पास है। अमान इज अनदर कंट्री में वो ए से स्टार्ट होता है, ये ओ से स्टार्ट होता है, तो बहुत जगह तो मुझे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है लोगों को कि भाई ये नहीं, ओमान ये भी है ना कि इंफॉर्मेशन भी लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। जो हम बात करते हैं जो मिनिमम थ्रेशोल्ड की, जी अक्सर हमें जी कमेंट्स आते हैं कि यार ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो, मैंने तो सर्च किया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी, ऐसे ही है, इसीलिए हाँ। हमने जो भी हमने किया है वो एक तो ये कि हमने आरओपीस को ईमेल्स किए हैं, सिजाद को, सिजाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ऑफ दुको में उनको किए हैं, इनको किए, तो वो जो डेटा हमारे पास आया है वो हमारे पास मौजूद है। इवन हमने जो डिग्रीज है ना, यानी जो गवर्नमेंट ने निकाली थी, सुल्तान काबू से निकाली थी, वो हमने डाउनलोड कर ली, क्योंकि डिग्रीज अवेलेबल होती हैं सारी, वो हमने डाउनलोड कर ली, उसमें से हमने पैचेस निकाल लिए सारे। और ऑब्वियसली बहुत सारे डेवलपर हैं जो पिछले 20 सालों से लोगों के वीजे निकाल रहे हैं। एक तो ये होता है ना कि जी अभी स्टार्ट किया, अभी करेंगे, राइट, ये वो केस ही नहीं है। इसलिए नहीं है केस क्योंकि बहुत सारे डेवलपर तो पिछले 20 सालों से 2-2 साल के वीजे निकाल रहे हैं। राइट। तो इन्होंने समहाउ इंटरनेट के ऊपर, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, और आपके कमेंट्स में भी आते थे और बहुत से लोग मुझसे भी कहते थे कि यार ये कहाँ से निकाल के लेकर आए हैं कि ये 2 साल की रेजिडेंसी है। तो वो फिर मैंने इवेंचुअली एक आर्टिकल भी लिखा है उसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। तो अगर आप 2 ईयर रिन्यूएबल रेजिडेंसी ओमान सर्च करेंगे तो सबसे पहले मैं निकल कर आऊंगा। यानी अच्छा। ये हाल है मेरे उसका एसईओ का, कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन ही नहीं हाँ। उनकी अवेलेबल। तो और इसलिए, और जो इंफॉर्मेशन वहां मौजूद भी है वो ज्यादातर फिर ऑब्वियसली सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद है ना। तो अब हमारा यहाँ पे क्या रोल बनता है, मेरा और यासीन का रोल ये बनता है कि हम यहाँ पे आपको बैलेंस चीजें बता रहे हैं, रिस्क बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, अप्रोच कैसे करना है, कहाँ करना है, किससे बात करनी है, ताकि आपको जो है ना एक जब फैसला करें तो वो सारी नॉलेज पे बेस्ड हो, डेटा पे बेस्ड हो, वही हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि ओमान नहीं करता। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी हम दुबई के लिए बात की, दुबई यूएई तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ ब्रिक्स हो गया, ओमान अभी पार्ट ऑफ ब्रिक्स है नहीं, बट मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ओमान की ब्रिक्स को ज्वाइन करने की, क्योंकि अब ब्रिक्स बहुत एक्टिव होगा। जब से ये काम हुआ ना बहुत एक्टिव होगा। तो और उसके बाद ये कि ये ओमान जो ऑलरेडी पार्ट है जीसीसी का, वो तो सबको पता है। साथ में ये बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव था ओमान, सॉरी चाइना का, उसका भी पार्ट है। तो ये उस रूट पे आता है, सिल्क रूट कहलाता है ना, ये उस रूट पे आता है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के। तो सबसे पहले जो इस जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी ओमान में, वो चाइना ने की थी, और वो उन्होंने कमिट किया था कि हम आने वाले वक्त में कोई $10 बिलियन खर्च करेंगे दुकुम के ऊपर। तो China is very much interested and already invested big time in Oman because of its geopolitical location, वो बहुत इनकी क्रिटिकल है। अच्छा, ये हो सकता है कि जब ये रिलेशनशिप बिल्ड हो तो ये मेच्योर होते होते टाइम लगाए थोड़ा, हाँ, क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल फॉलोआउट भी तो हो सकता है ना, अगर यूएस जो है ना टैरिफ के साथ थ्रेट लगाए कि भाई तुमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल जाना है, नहीं तो मैं तुम पे लगा रहा हूँ 50% मजीद टैरिफ। यार है, लेकिन इनका हाँ। ट्रेड डेफिसिट का अंदर से इतना मसला नहीं है, और इनकी कोई खास इतनी ट्रेड नहीं है उनके साथ, खास नहीं है इनकी, डेफिनेटली है बट इतनी खास नहीं है कि इसको कर सके। और दूसरी ये कि इस वक्त से पूरी दुनिया में ये हर कंट्री के पास अब ये क्वेश्चन है कि हमें किसकी साइड पे जाना है, ये साइड पकड़नी है, ये साइड पकड़नी है, ये करना है, ये करना है। अच्छी बात ये है कि ओमान का क्योंकि हिस्टोरिकल जो पोजीशन रही है वो न्यूट्रल रही है, हमेशा से न्यूट्रल रही है, और उन्होंने इवन जो ईरान के साथ इतनी अच्छी दोस्ती रखी हुई है कि अभी भी आपको आइडिया है कि जो इनकी पीस टॉक्स हो रही हैं वो मस्कत के अंदर हुई हैं, और ओमानियों के थ्रू इस चीज को
निगोशिएट कर रहे हैं। तो ओमान के पास ना ये डिप्लोमेसी की पीएचडी है। ओमान को स्विट्जरलैंड ऑफ ओमान ऑफ मिडिल ईस्ट उसकी ब्यूटी की वजह से नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है कि वो न्यूट्रल है और न्यूट्रल है। उनको न्यूट्रल होना आता है, उनको डिप्लोमेसी आती है। उनको इवन इजराइल के 3 प्राइम मिनिस्टर ओमान का पिछले 50 सालों में विजिट कर चुके हैं। आप ये सोचिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ओमानियों का बिलीफ ये है कि हमें टेबल पे बात करनी है और टेबल पे मसले सॉल्व करने हैं, हमें जंगें नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये भी देखें कि आप उस कंट्री में जा रहे हैं जहां पे जो पीस प्रमोट करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, डेट सर्विसिंग, ऑब्वियसली जब ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो फिस्कल रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो डेट है, क्योंकि बाय 2020 ओमान का जो डेट था आईएमएफ के साथ, आई थिंक 70% था लोन टू जीडीपी रेशो, वो ये कम करके 33% पे लेकर आ गए। अच्छा, ये 33%। एक बड़ी अजीब सी बात मेरे लिए है, क्योंकि ये इतना ऑयल रिच कंट्री रहा है, इस पर डेट क्यों है और कैसे आ गया? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2010 से लेकर 2020 तक सुल्तान काबूस को कैंसर था। उस पीरियड के अंदर सुल्तान काबूस जो थे ना, वो इलाज के लिए बाहर रहे 5 साल तक। उस पीरियड के अंदर प्लमिट हुई प्राइसेस, 2014 में हुई थी प्लमिट। तो जब वो हुई ना, तो लीडरशिप नहीं थी ना उस वक्त, तो बजाय इसके कुछ रिफॉर्म्स करते, चेंजेस करते, कट डाउन करते, अंदर इंटरनली सॉर्ट आउट करते, इन्होंने इजी वे ले लिया। इन्होंने कहा जाके आईएमएफ से लोन ले लेते हैं। ये हुआ इनके साथ। और फिर वो आईएमएफ का लोन इतना बढ़ गया कि जब 2020 में सुल्तान काबूस की डेथ हुई, तो उस वक्त लोन टू जीडीपी रेशो 70% तक पहुंच गया था, क्योंकि इन्होंने इजी वे ले लिया था उसको। और फिर जब सुल्तान हेतम बिन तारिक ने टेक ओवर किया, तो कोविड आ गया। तो कोविड और आईएमएफ का लोन, उसने उनको पुश किया कि अब इस कंट्री को खोल दो, तो ये कंट्री इस तरह से नहीं चलेगा जैसे ये पहले चलता था। उस वजह से उन्होंने वहां पे कफील की रिक्वायरमेंट खत्म की, 100% ओनरशिप पे आप कंपनीज बना सकते थे। फिर उन्होंने रियल एस्टेट खोल दी, ये वाली, राइट, 2 साल का सिलसिला था, इसको बहुत पुश किया, खुद रियल एस्टेट में चले गए, टूरिज्म किया, हाइड्रोजन। अभी ताजा खबर सुनी होगी आपने, ओमान जो है वो अभी रिसेंटली, आई थिंक लास्ट वीक की खबर थी, नेदरलैंड और जर्मनी के साथ फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन की डील साइन कर आए वापस अभी। तो 2020, हाँ, लिंक्डइन पे शेयर की थी मैंने न्यूज़। की थी। 2029 में फर्स्ट कंसाइनमेंट जानी है, कहां से जाएगी? दुकुम से जाएगी। तो दुकुम इनका बेसिकली हाइड्रोजन का हब है। तो इस वजह से ये लोन जो है ना इनका चढ़ गया था, जो कि अभी 33% के ऊपर आ गए हैं। और ये बड़ी रीसेंट न्यूज है कि इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेहतर हो गई। वो मैं दिखाता हूं, मैंने कुछ स्नैपशॉट्स भी उठाए हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। टूरिज्म, इनका टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है उसको जो कैपिटलाइज इन्होंने करना है इस पीरियड के अंदर, वो एक चैलेंज है। क्योंकि इनको ये पता है कि हमारे पास जो टूरिस्ट आते हैं वो गॉड मेड टूरिज्म के लिए आते हैं। गॉड मेड टूरिज्म का मतलब पहाड़ और बीचेस और डेजर्ट्स और ये और वो। और ये वाली बात मशहूर है कि विंटर्स के अंदर आपको 4x4 नहीं मिलेंगी रेंटा कार, इतनी बिजी होती हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो है ना उसमें आते हैं डेजर्ट ड्यूनिंग करने और हाइकिंग और कैंपिंग, ये सारे करने के लिए। और हेरिटेज टूरिज्म बहुत है, यानी बहुत सारे पैगंबरों की तो वो है ना कब्रें जो हैं, जैसे हजरत इमरान की कब्र है वहां पर सलाला के अंदर। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स की हिस्ट्री है ओमान की, राइट। तो ये इस पे इनका बड़ा फोकस है, और ये एक यूनिक तरह का जो टूरिस्ट है उसको ट्रैक करते हैं। बट ये कि सीजनल वॉल्यूम्स हैं कुछ, वो अफेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी ये कि इनकी एयरलाइन कनेक्टिविटी जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एमिरेट्स की है या कतर वगैरह की है। आई थिंक लास्ट ईयर की खबर है, इन्होंने सीईओ चेंज किया ओमान एयर का, लास्ट ईयर की बात है। हाँ, टर्किश आया है, टर्किश सीईओ इन्होंने किया है, तो वो भी अभी रिफॉर्म से गुजर रही है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी एक तो नो फ्रिल एयरलाइन है सलाम एयर, एक और एयरलाइन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं नो फ्रिल। ऑब्वियसली इसका मतलब ये होगा कि सस्ते में मस्कत देखिए, बजट एयरलाइन एक और लॉन्च करने जा रहे हैं वो। तो अभी वो फोकस करना है उनको एयरलाइन के ऊपर, लेकिन अभी उस स्टेज पे नहीं है जहां पे ये कॉम्पीट कर सकें कतर एयरवेज से या फिर एमिरेट्स से। तो टूरिज्म जो है वो इम्पैक्ट जो है वो
हो सकता है क्योंकि हालात खराब होंगे तो लोग टूरिज्म के लिए ना आए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऑयल प्राइसेस अगेन, जैसे हम पहले कह चुके हैं, वो जो अगर वो नीचे जाएगा तो चीपर तो हो जाएगा, लेकिन साथ में ये कि ऑयल प्राइसेस की वजह से जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी। अब वो श्रिंक होगी तो उसका इम्पैक्ट फिर प्रोजेक्ट पे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। तो अब देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस आने वाले पीरियड के अंदर कैसी रहती है। तो जो इनडायरेक्ट इशू है ओमान का ओवरऑल, या पूरे जीसीसी का, वो क्या है? ऑयल है, इनडायरेक्ट इशू। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल तो भी तो नीचे है। अभी तो नीचे, और देखें हम्म, कितना नीचे जाता है या फिर ऊपर हम्म, वापस आता है। अच्छा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट ये कि ये लो रिस्क मार्केट है, मतलब कोई दुबई तो है नहीं कि जी बड़ी चढ़ी हुई थी मार्केट और बहुत वाह वाह हो रही थी और लोग कह रहे थे हाँ देखो मार्केट कहां तक पहुंच गई है। वो तो जो मार्केट इतनी जहां तक पहुंचेगी उतना ही उसका रिस्क हाई होगा, यानी जितना ऊपर जाएंगे इतना ही तेजी से नीचे गिरेंगे आप। हाँ। यहाँ पे ये कि ऑलरेडी लो रिस्क मार्केट है, मार्केट अभी से हिलना शुरू हुई है थोड़ी बहुत। हम्म, तो इसका कोई डाउनफॉल वगैरह कोई हमें कुछ कुछ नजर नहीं आ रहा, ना होगा इसका कोई इस तरह का। कुछ आया तो हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा सा हल्की सी कुछ करेक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन दूसरी मार्केट्स पे हो सकता है इम्पैक्ट बड़ा पड़े। यहाँ की हम्म। मार्केट पे इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का ओवरऑल सेंटिमेंट ही बड़ा वो है। लोग अभी भी बड़े कॉशियस हैं जो ओमान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर फॉरेन फॉरेन ओनरशिप अभी भी काफ़ी कम है ना, कंपेयर टू जो अदर जीसीसी कंट्रीज हैं। पोटेंशियल हाई है। हाँ। तो लोग जो दुबई में करना चाहते थे, अगर वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, स्टेबल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो हो सकता है वो डाइवर्ट होकर यहाँ पर आ जाए। हम्म, यहाँ का सिर्फ एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? उनको इस मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, हाँ। बस। इस मार्केट का सिर्फ एक ही चैलेंज है और कोई चैलेंज नहीं। और वो काम आप यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, हम वो कोशिश प्रोवाइड कर कर रहे रहे हैं हैं, हम प्लेटफॉर्म। हाँ। एब्सोल्युटली हम्म, कोशिश कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं कि भाई ओमान की मार्केट को स्टडी तो कर लें, मत खरीदें कोई भी चीज। हम्म, और इसलिए ओमान में जो इन्वेस्टर आ रहा है ना, वो बहुत सोच कर आ रहा है, बहुत मेहनत कर कर आ रहा है वो। और यकीन करें, दुबई में कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो बगैर बगैर सोचे हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो ये देख कर आ रहे हैं कि यार हर एक ने खरीद लिया है, मैंने हाँ। नहीं खरीदा। फिर वो उसकी मार्केटिंग भी दुबई की एक्सट्रीम लेवल पे होती है ना। ऐसे ही है ना, ऐसे हाँ। ही है। तो अब आप ओमान पे शक करते हुए जाएंगे ना इस मार्केट में, हम्म, और शक करना कितना अच्छी बात है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो। बिल्कुल राइट सेंटिमेंट है इन्वेस्ट करने का। क्या? हम्म, शक शक करते हुए एंटर हो। और जब आपको आपके शक का कोई रिस्पॉन्स ना मिले और आपको लगे कि मैं तो बिला वजह चेक चेक कर रहा था इसको, तो हम्म, इसका मतलब है कि वो सही मार्केट है। तो हम्म, ओमान जो है वो बेसिकली वो मार्केट है जिसमें लोग शक करके उतर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। यानी मैं तो कुछ लोगों से वो कह रहा हूं, पिछले 1 साल से वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जाते हैं फिर हट जाते हैं, फिर समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये नहीं कर। इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा हाँ। कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये दिस इज गुड। अच्छा, क्योंकि आपके जो ज़्यादातर इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न ही होंगे ना, वेस्टर्न बेस्ड होंगे। वेस्टर्न बेस्ड हैं, या फिर सऊदी अरेबिया में हैं, कुवैत के अच्छा। अंदर हैं, हम्म, कुछ यूएई के अंदर भी हैं, इस तरह के लोग हैं। और ज्यादातर ओबीसी इधर वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, कुछ हम्म, अमेरिका वाले हैं, इस तरह के हैं। तो वो ओमान को उस लेंस से देख रहे हैं कि हमें मूव ऑन है, हम्म, बस ये जगह हमें बहुत पसंद आ गई है, यहाँ के लोग पसंद आ गए, कल्चर पसंद आ गया है। अब यहाँ हाँ, पे हमें ये बताओ कि ये जो प्रॉपर्टी के जो नंबर क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें असिस्ट करो कि ये मार्केट कैसी है असल में। हाँ। अच्छा, हमने इस पे एक एपिसोड करनी है कि जो जो क्योंकि मैंने भी इसको अपने लिए सोचा था ना, हम्म तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था वो आ रहा था कि बिजनेस पोटेंशियल, हम्म एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, हम्म वो हम्म कहाँ फिट होता है इसके अंदर। हम्म लोग मूव तो हो जाएं, हम्म हम्म अपनी हम्म फैमिली को मूव कर लें, लेकिन हम्म हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन योरसेल्फ गोइंग फॉरवर्ड। हम्म तो हम्म उसमें हम्म हमने थोड़ा सा एक एक बल्कि नेक्स्ट एपिसोड पे हम बात कर लेते हैं क्या वो कर कि लेते हैं? बिजनेस चलें चलें, पोटेंशियल बिल्कुल। क्या है, हाँ हाँ, लास्ट टाइम भी आपने कहा था, तो कहा ग्रोथ था हम पोटेंशियल क्या है, अगला जॉब सीजन इसी पे अपॉर्चुनिटीज क्या करें। क्या है। बिल्कुल। और अगर आप आ रहे हैं बाहर से तो आपको आपको अरेबिया आनी चाहिए अगर आपने बिजनेस करना है वहाँ पे। वो करेंगे। हाँ, ये हाँ। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये। इन चैलेंजेस पे हम बात करेंगे क्योंकि लोग मूव मूव होने का तो समझ में आ गया लोगों को, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से मूव हो रहा है हालात की वजह से, ठीक है, या हम्म। बच्चों की स्कूलिंग की वजह से मूव तो हो गया, अब लेकिन अब आपने अपने आप को सस्टेन कैसे करना है, ये चीज़ हम्म। हमने इस पे थोड़ा सा एक एपिसोड कर लेते हैं नेक्स्ट वीक। कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड इसी पे होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इन ओमान। अच्छा, तो अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट हमने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि लो रिस्क मार्केट है। और अगर दुबई से आप थोड़ा डर रहे हैं कि अब क्या कर होगा उस मार्केट के ऊपर, तो आप जरा आके इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। और हम अवेलेबल हैं उसको आपको एजुकेट करने के लिए।
साथ में ये कि अभी क्योंकि अवेयरनेस कम है तो जो ट्रांजैक्शन साइकिल है इनका वो थोड़ा स्लो होगा, ये चैलेंजेस हैं। अर्ली बर्ड मार्केट है ना, तो आपको वो सर्विस लेवल नहीं मिल सकते जो दुबई में सर्विस मिलते हैं। ये मैं लोगों को हर एक को बोल रहा हूँ, और ऑब्वियसली मैं क्योंकि इतने अरसे से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ किस तरह से काम होता है, या तो उसके लिए वहाँ तो मेरे पेशेंस ख्याल आपको में चाहिए फ्यू थोड़ा सा। वीक्स के अंदर यानी कि आप आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। दुबई में तो हो हाँ। जाती है, और फिर यार यासीन वहाँ के जो इवन जो लोग भी हैं ना, और जो टीमें वहाँ बैठी हुई हैं सारी, दे वेरी सुपर एफिशिएंट। वो आपके पीछे होंगी, हाँ। उनको पता है कि आप ये कर रहे हो, क्योंकि मैं साइड डेवलपर दुबई के साथ भी कनेक्टेड हूँ ना, तो उनका जो रिस्पॉन्स अब ऑब्वियसली ओमान कर रहा है लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं आया हुआ। तो वहां पे भी लोग ये कि जब ये लोग जाएंगे और जब उनको वहां से रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे तो लोग फिर डरेंगे, फिर लोग कहेंगे कि यार ये कैसी मार्केट है, ये तो इस तरह का जवाब नहीं दे पाती, उस तरह का जवाब नहीं दे पाती। तो आप जो है अगर इनसे डर गए तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने ओमान की मिस कर दी, बिकॉज जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है। अब एक साहब ना, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। एक साहब अभी आई थिंक लास्ट वीक वो उन्होंने कोई वीडियो देखी थी, वो ढूंढते हुए ना मुझे कहाँ से आए, मेरे पास पहुंचे और मुझसे कहने लगे कि यार मैं तो डाउन पेमेंट भी दे चुका था, ये सब कुछ दे चुका था, लेकिन फिर मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने कहा मैं रीथिंक कर रहा हूँ इस चीज को पूरा, तो मैं आपके पास आ गया हूँ, मुझे बताइए क्या है, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब मैंने उनसे कहा कि यार ये तो आप तो ट्रांजेक्शन वगैरह अपनी पूरी कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, तो कहते हाँ लेकिन मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे ये सारी बातें बता ही नहीं रहे, मुझे ये भी नहीं बता रहे कि भाई वहां के चैलेंजेस क्या हैं, क्या होगा, कैसे होगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कंपेयर नहीं कर, इन्वेस्टमेंट है ना किसी की, तो आपको उसी तरह से लेना होता है जैसे आपकी अपनी हाँ। इन्वेस्टमेंट है। तो आप डेप्थ में जाते हैं, हो सकता है हम थोड़ा ज्यादा बोलते होंगे, मैं तो बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा बोलते होंगे, लेकिन कम से कम ये तो होता है ना कि यार ज्यादा बोलने का मतलब ये कि आप कम से कम उसको इतना टाइम एंड एफर्ट तो दे रहे हैं ना किसी इन्वेस्टमेंट को। वो कहते हैं मुझे ब्रीफली बता दिया, हाँ ये आप यहाँ मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा डरना चाहिए भी आपको, और बिल्कुल सही डर लग रहा है आपको। तो अब उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि एसपीए रिव्यू कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि हाँ। कंसर्न तो लोगों को हर तरह के होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, कमर्शियल रियल एस्टेट, हम समझते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट का पूरे जीसीसी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव जगह है ये जीसीसी ओवरऑल, और साथ में वेयर हाउसिंग और दुकुम की लोकेशन, ये सारी चीजें बहुत हेल्प आउट करेंगी। बट ये कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो ना बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुई भी। जैसे मैं कहूँ, आप मुझसे क्या मौसम भाई दुकुम में मुझे कोई जबरदस्त किस्म की कमर्शियल स्पेस दिला दें या वेयर हाउस वगैरह दिला दें, यहाँ आप स्ट्रगल करेंगे। हाँ, पर इसके लिए ये भी ज़रूरी है ना कि आपके पास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी उस हिसाब से हो, रेलवे ट्रैक्स हों, सारी चीज़ें आपने ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है, गुड्स अगर जब पोर्ट पे आएँगी तो। अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल में उनके पास रोड नेटवर्क ही होगा ना। वो भी ये भी देखना है कि कितना एफिशिएंट है। जी जी अम, जी 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 जी, ये इनके प्लान्स के अंदर है। वो आपने जीसीसी रेल का नाम तो सुना होगा, हुँ, वो कुवैत से स्टार्ट होगी और दुकुम पे एंड करेगी। राइट। कुवैत से आ रही है, दुकुम पे हाँ। रुकेगी। तो ये सारे इनके प्लान्स के अंदर है। और ये सुहार से अबू धाबी वाली तो आई थिंक कुछ अरसे में कनेक्ट हो जाएगी। हफीत रेलवे जो है वो कनेक्ट हो हुँ, जाएगी सोहार से, वो पोर्ट है ना उनका, वो और अबू धाबी तक, वो वहां तक कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अब मस्कत जब पहुंचेगी और मस्कत से फिर दुकुम आएगी ये, तो वो किस पीरियड में आती है। लेकिन ये इनके लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर रेलवे इज अ वेरी क्रिटिकल हुँ, प्रोजेक्ट उनका, और जीसीसी में फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है। तो हैं भी बड़े ये एक्साइटेड कि जी वो हाँ। रेल आ जाएगी हमारी। इससे पहले हमारे पास रेल ही नहीं थी तो यहाँ उस पे। हवाले से फिर ये तो अगर कोई भी कमर्शियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको एटलीस्ट 10 ईयर्स का होराइज़न तो रखना पड़ेगा, एटलीस्ट ऐसा बिल्कुल है ना? रखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली और क्योंकि इन जगहों पे आप जाएंगे तो ना इंपोर्ट ड्यूटी है, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी है, फ्री जोन है ना सारे ये, हुँ, ना कोई उस तरह के वो कैपिटल गेन टैक्स है, ना कोई इनकम टैक्सेस हैं, ये हैं। तो उस हिसाब से हुँ, फिर इनकी लोकेशन बड़ी अट्रैक्टिव बन जाती है, लोग जब उसको वो करते हैं। जैसे अगर कुछ चाइनीज फैक्ट्रीज मूव करना चाहेंगी यहाँ पे, क्योंकि वहां पे इतने टैरिफ्स लग गए हैं, तो बड़े आराम से मूव कर सकती हैं दुकुम। हुँ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं बताया कि इनका जो चैलेंज होगा वो प्रीमियम ग्रेड इन्वेंट्री जो है ना, वो चैलेंज है कि वो अवेलेबल नहीं है उनके पास। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑफ प्लान के ऊपर। ऑफ प्लान में पॉजिटिव ये होगा कि जी अगर यहाँ पे कुछ आती भी है करेक्शन, तो ये लगेगा कि जी थोड़ा सा पेमेंट प्लान में आपके मजे आ जाएंगे। हो सकता है कुछ ऑफर शॉफर निकल कर आ जाए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चेंज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मान की रियल स्टेट में आएगा, क्योंकि वो वैसी अभी तो उठी है वो थोड़ी सी, राइट। तो उसके पास इतना मार्जिन नहीं है कि वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दे। वो वैसे ही दुबई से 60% लोअर है। हुँ, और कितना मार्जिन देंगे आपको। हाँ, अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिक्विडिटी जो है वो थिन है यहाँ पे ना इस वक्त।
तो अगर कोई चीज आप बेचने जाते हैं तो इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2030 के बाद लिक्विडिटी इनकी अच्छी हो जाएगी, बट इस पीरियड के अंदर तो अगर आपका वो है ना कि मुझे लिक्विड चाहिए, तो उसके लिए फिर प्रॉब्ली ओमान इज हाँ, नॉट अ गुड मार्केट। फिर तो आपको दुबई जाना पड़ेगा। हाँ, इज नॉट अ गुड मार्केट, बट स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, अब रेडी टू मूव पे आ जाते हैं। रेडी टू मूव की मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेडी टू मूव में इस वक्त नेगोशिएशन बड़ी जबरदस्त है। लास्ट ईयर अपार्टमेंट्स गिरे 17%, 2024 2023 के दरमियान 17% वैल्यू गिरी अपार्टमेंट्स की, रेडी टू मूव की ना ओवरऑल। तो आपकी इस पर नेगोशिएशन पावर जो है ना वो बड़ा काम कर सकती है अगर आप इसको यूज करते हैं तो। और ऑब्वियसली रेंटल निकल कर आना शुरू हो जाएगा उसके साथ ही आपका, अगर रेडी टू मूव कोई आप लेते हैं तो ये अच्छा मूव है इस वक्त ऐसी मार्केट में एंटर होने का जहां पे आपके पास इतने पैसे पड़े हुए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा आपको मॉर्गेज मिल जाएगा। अभी कैश ओमान में में पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट लोगों को मॉर्गेज नहीं देते, लेकिन अगर आप वहां रह रहे हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है वहां पे, तो एक्सपर्ट्स को भी मॉर्गेज मिल जाता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए उन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया। तो चैलेंज वही है कि जी थोड़ी सेकेंडरी मार्केट आपको परेशान करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो फिर दैट्स गुड। अच्छा, ये वही लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किए थे कि जी ऑयल रेट गल्फ स्टेट्स जो है ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आना है ना वो बेसिकली ऑयल प्राइसेस का आना है। डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जो है वो ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो है अनसर्टिनिटी की फीलिंग का। मैं करूं या ना करूं, मैं रुक जाऊं, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, मैं देखूं तो सही कि क्या होना हो रहा है। बिल्कुल, सबसे वो ज़्यादा तो परेशान यही करता है ना इन्वेस्टर को। सबसे ज्यादा एंग्जाइटी परेशान करती है ना, अनसर्टिनिटी। आई थिंक वो इम्पैक्ट करेगी। तो ये है इसका कंक्लूजन। आगे चलते हैं। ये भी वही वाली बात है कि वो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है यूएस की, तो यूएस की तरफ से एज सच और कोई प्रॉब्लम इनकी तरफ इनको आना नहीं है। और इसमें ये कहा था कि जीसीसी का टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 3.7% का है। ऑयल पे तो कोई ट्रेड ड्यूटीज नहीं लगाई हुई इन्होंने, लेकिन ओवरऑल जो पूरा जीडीपी है उसका वो 3.7% बनता है एक्सपोर्ट्स का, तो इतना ज्यादा फर्क इनको नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जी नॉन एनर्जी प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो उन पे क्योंकि नहीं है इम्पैक्ट, तो आई थिंक वो दे कीप ऑन रिपीटिंग कि सारा मसला जो है इवेंचुअली वो इन चीजों के ऊपर आना है, अनसर्टिनिटी के ऊपर और ऑयल प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा फाइनल वर्ड है वो ये है, ओमान रिमेन रेजिलिएंट नीश। ठीक है, ये बहुत अच्छी मार्केट है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर दुबई को आपने एक्सप्लोर बहुत तक कर लिया है तो ये टाइम है इस मार्केट को एक्सप्लोर करने का। ट्रैफिक जो टैरिफ हैं वो ऑब्वियसली ग्लोबल सप्लाई चेन को अफेक्ट करेंगे, बट ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ना ओमान की, कि सस्ते में जो चीज मुझे यहाँ मिल रही है वो इस वक्त दुबई में तो नहीं मिल रही। और दुबई की अगर मार्केट में करेक्शन आई भी, अगर आती है तब भी उतनी तो आएगी नहीं जितनी ओमान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ओमान स्टिल रिमेन वेरी अट्रैक्टिव मार्केट, जहां पे आप अर्ली डेज में एंटर हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिक बायर विल बेनिफिट। यानी मार्केट में एंटर कब होना है इसकी तैयारी कीजिए। तो बाइंग टाइम आ रहा है, तैयारी पकड़िए, आ रहा है बाइंग टाइम। क्योंकि कहते हैं ना जब गिरता है तो खरीदो और जब चढ़ता है तो बेचो। तो अब गिरेगा आने वाले वक्त के अंदर तो बेहतरीन टाइम आने वाला है। अच्छा, ये फाइनल वर्ड थे हमारे। ये मैं बताऊं कि अभी ये खबर है क्या, 1 अप्रैल की खबर है, ओमान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है। ये अब कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो गए। S&P कह रहा है BBB माइनस पे चले गए। मूडी कह रहे हैं कि इनका आउटलुक पॉजिटिव है बैंक्स का। ये मार्च की खबर थी। फिर BB+ कर दी है फिच ने अपनी रेटिंग। तो जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से तो अच्छी खबर आई हुई है, विच इज अ गुड थिंग कि इतना लोन टू जीडीपी रेशो था और अब उसको उन्होंने गिरा के 33% पे लेकर आ गए, विच इज अ गुड थिंग। और IMF हेल्स देखिए ओमान इकोनॉमिक पॉलिसीज एमिट 6.2% बजट सरप्लस। तो IMF इज हैप्पी आफ्टर 5 years। 2020 में वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, राइट, लेकिन अब वेरी हैप्पी। 6.2% का बजट सरप्लस इन्होंने दिया है। FDI में देख रहा था कुछ $36.45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पिछले 5 सालों में आई है ओमान के अंदर। और गेस कीजिए सबसे ज्यादा पैसे कहां से आए? रियल एस्टेट से। हमने भेजे यूके से। अच्छा, 51% जो FDI गया है यूके से वो ओमान गया है।
और उसमें अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं ऑब्वियसली, ऑयल एंड कुछ गैस सारा भी तो है, ऑयल एंड गैस में मैन्युफैक्चरिंग भी गया है, है, हाँ, हाँ 80% ऑयल एंड ऑलमोस्ट। गैस में गया, रियल एस्टेट एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल इंटरवेंशन है, ये सारे के सारी कैटेगरीज है। हुँ, तो $36 बिलियन हमारे सुल्तान जो हैं वो लेकर आ चुके हैं ओमान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर। मैं बेसिकली आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 30 साल के बाद, 30 साल कह रहा हूँ, 5 साल के बाद जब 2030 आएगा तो सुल्तान ये सारे नंबर शेयर कर रहे होंगे हुँ, कि मैं एफडीआई कितना लेकर आया, मैंने लोन कितना कम किया, मैंने जीडीपी को किस तरह से री इंजीनियर कर दिया कि मेरी नॉन ऑयल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, ये सारी बातें कर रहे होंगे। तो ये राइट। ग्लिम्पसेस हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, हुँ, गेट रेडी। हुँ, अच्छा, व्हाट यू शुड डू, डाइवर्सिफाइड टुवर्ड अंडर वैल्यूड मार्केट। इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है डाइवर्सिफाई करने का। ओमान की स्टेबिलिटी एंड लो एंट्री पॉइंट को यूज कीजिए। दुकुम को देखते रहिए, देखते रहे दुकुम को, ये इनका हुँ, एस एस कार्ड है जो एकदम से शूट करेगा और आप पलट के कहेंगे, अरे यार दुकुम में कर देना चाहिए था इन्वेस्ट। 70,000 की प्रॉपर्टीज थी। तो ये हुँ, आई थिंक 2030 के बाद ये स्टेटमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं सुनूंगा लोगों से। अच्छा, और ऐसी प्रोजेक्ट्स पे जाइए जो बड़े हों, क्योंकि गवर्नमेंट बैक। हुँ, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले अपने रियल एस्टेट डेवलपर को बचाएगी ना, हुँ, अगर कोई चीज आती भी जाती भी। और गवर्नमेंट ही बचा सकती है, गवर्नमेंट के अलावा तो कोई और एंटिटी नहीं है हुँ, जो किसी को बचा सके। तो बिल्कुल। इसलिए अगर कहीं जा रहे हैं तो किसी छोटे मोटे डेवलपर के साथ मत जाए, ऐसे डेवलपर्स के साथ जाएं जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है और आपको हाँ, पता है कि सॉलिड है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई भी तो गवर्नमेंट आपको मिनिमम इम्पैक्ट देगी उसका, क्योंकि रेपुटेशन का इशू है और ऑब्वियसली हुँ, फ्यूचर का इशू है। निगोशिएट करें, तैयारी पकड़ें निगोशिएट करने के लिए। ठीक है, ये हैं कुछ हमारी गाइडलाइंस ओमान ज़बरदस्त। के बारे में। और अगेन वो पुरानी वाली बातें कि डरें जब लोग लालची हो रहे हों और जब लालची हो जाएं जब लोग डर रहे हों, वॉरेन बफे ने कहा था। ये आई थिंक इससे आसान बात हाँ, इन्वेस्टमेंट की कोई नहीं हो सकती। हाँ, मेरे ख़्याल में इसमें यही मेरे क्लोजिंग थॉट्स उसमें यही होंगे कि ओमान इटसेल्फ जो है वो एक आपको एक ऑप्शन भी दे रहा है। अगर आपने कुछ लोग होते हैं ना वेस्ट में रह रहे हैं पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल से, वो चाह रहे हैं कि यार मेरे पास एक और घर भी हो जहाँ जाके मैं रिलैक्स करूँ, विंटर में हॉलिडेज़ पे चले जाऊँ या रिटायरमेंट के लिए अपना मैं एक घर बना लूँ। अब वो पाकिस्तान जा नहीं पाते क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं है, एक तो। ख़ास तौर पे अगर आप कराची से हैं तो कराची में तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सही कह रहे इस्लामाबाद से हैं तो फिर शायद आपके लिए ऑप्शन मौजूद होंगे, लेकिन बिल्कुल कराची ऐसे में ही तो फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। या तो आप डीएचए की तरफ जाएँ, वो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव ऑप्शंस होते हैं। तो ओमान एक हम्म। एक एक आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है जिसमें आप एक प्लान बी के तौर पे एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं जहाँ आप जाके रिटायर हों, अपना विंटर वेकेशन गुज़ारें। लेकिन अगर आप यंग हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं वहाँ पे। अगर आप वहाँ मूव होते हैं हम्म, तो ऑफ कोर्स जॉब करना तो एक इटसेल्फ एक चैलेंज होगा क्योंकि अगर आप बाहर से आना तो आपको अरेबिक आनी चाहिए, इवन बिज़नेस के लिए भी। तो उस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक कि बिल्कुल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्या डिटेल हैं में वहाँ बात पे। करेंगे उसके ऊपर। ख़ास तौर पे अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्या प्रोसेस है, उसका परमिट वगैरह का चक्कर क्या होता है, कितनी फीसेस होती हैं, वो हम चेक कर लेंगे। और किसी ने जॉब भी करनी है तो उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो हम थोड़ा-सा उस पे टच बेस कर लेंगे नेक्स्ट वीक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेगुलरली जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, लोग हुँ, मुझसे रेगुलरली कर रहे हैं ये सारे हाँ, सवाल। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, ख़ास तौर पे अगर आप अपने 40s में आ रहे हैं, ठीक है, 50s में आ रहे हैं, तभी तो आपने काम करना है अगले सही बात 10-15 है, साल तक। तो वहाँ से बैठ के आप क्या कर सकते हैं? क्या कर दैट सकते इज़ द क्वेश्चन मार्क। हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ, ऐसे है। तो होपफुली लोगों को जो है वो फायदा हुआ होगा इस सारी इन्फॉर्मेशन का। और ये ऑब्वियसली जब इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूँ या फिर हम डिस्कस करते हैं तो इससे हमें भी बहुत फायदा होता है। बहुत हुँ, सारी बातें खुद हमें भी पता चलती हैं। बट ये कि ये अच्छा होता है कि वो जब हम शेयर करते हैं तो लोगों के फिर सवालात निकल कर आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उस वक्त कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक सवालात ना आए। तो बिल्कुल। प्लीज फील फ्री कोई भी सवाल करें, हाँ, ताकि हम अगर कोई हमने गलत बात की है और उसने गलत रिसर्च करके निकाला है या कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें तो ये पॉइंट नहीं बोलना चाहिए था, ये क्यों इन्होंने कहा, तो वो जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि हम नहीं कहते कि हमें पे कोई अल्टीमेट नॉलेज है। हमें भी नहीं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं, हम भी होमवर्क कर रहे हैं और वही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप हुँ, लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं इस चीज को आगे लेके जाने के लिए, कि हम फिर आपके साथ और इस तरह की चीजें शेयर करते रहें। बिल्कुल। और व्यूअर्स के लिए आपको स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा तो प्लीज़ रीच आउट टू अस अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक पर्सनलाइज़ एडवाइस लें मुस्लिम भाई से, तो प्लीज़ ईमेल कीजिए मुझे। हम आपके साथ जो है एक कॉल पे
आपको ले लेंगे व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे, जिस तरह भी हो। तो फिर ये कि 1 टू 1 आपसे कंसल्टिंग भी हो जाएगी। तो अंटिल नेक्स्ट वीक, थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई। थैंक इंशाल्लाह यू, नेक्स्ट वीक। थैंक यू यासीन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।